नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। भारत स्पीक्स विद टीम न्यूज़ आवर में मैं आपका होस्ट अमित भाटिया आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ जुड़े हैं लेफ्टिनेंट जनरल जेबीएस यादव जी और उनके साथ हम सेलिब्रेट कर रहे हैं आज विजय दिवस 16 दिसंबर 1971। एक बहुत बड़ा महायुद्ध कह सकते हैं, इवन सब कॉन्टिनेंट की शायद हिस्ट्री में, हजारों सालों की हिस्ट्री में इस लेवल का वॉर ना देखा गया हो। और टेक्निकली और इवन जिस हिसाब से 93,000 सैनिक पाकिस्तान के उन्होंने सरेंडर किया, एक बहुत बड़ी विजय थी। उसी को सेलिब्रेट करने के लिए और उसी पे रिफ्लेक्ट बैक करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं जनरल जेबीएस यादव जी, जिनका मैं स्वागत करूंगा। नमस्कार जनरल सर, थैंक यू फॉर जॉइनिंग इन। नमस्कार। मैं सर, आपके सब जितने भी दर्शक हैं उनको भी नमस्कार करता हूं और आप सब लोगों को आज विजय दिवस के लिए 16 दिसंबर में आपको सब मेरी शुभकामनाएं भी अर्पित करता हूं। धन्यवाद सर। जनरल जेबीएस यादव ने, आई थिंक आपने सर सिलीगुड़ी कॉरिडोर में कमांड संभाली थी और एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया था इस पूरे ऑपरेशन में, इस पूरी वॉर में रादर। आपसे थोड़ा सा जानना चाहेंगे हिस्टोरिकली किस तरह से आपका रोल रहा, और later on, I mean, you also took charge as deputy chief of armed staff. So, thoda sa towards that, I mean, and then later on, a bit about today's geopolitical situation in context to the 1971 war where we had the results. तो जनरल यादव, अगर आप अपनी तरफ से बता सकें कैसे आप याद करते हैं उस दिन को और क्या संदेश होगा हमारे देश के लिए। देखिए, आज का दिन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है हमारे पूरे देश के लिए और एक तरह से पूरे विश्व के लिए, क्योंकि आज के दिन 16 दिसंबर को पाकिस्तान की जो आर्मी थी, ईस्ट पाकिस्तान में, उस समय उसको ईस्ट पाकिस्तान कहते थे, उस समय उन्होंने सरेंडर किया था और इस समय तक उनके जनरल नियाज़ी ने, लेफ्टिनेंट जनरल अरोड़ा जो हमारे ईस्टर्न कमांड के आर्मी कमांडर थे, उनको आत्मसमर्पण कर दिया था ढाका के ग्राउंड के ऊपर। और ये एक बहुत बड़ी विजय थी हमारी सेना के लिए कि एक ईस्ट पाकिस्तान में उनके एक जनरल ने 93,000 ऑफिसर्स, जेसीओज और ओआर के साथ में अपने हथियार डाल दिए। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में ये पहला ऐसा युद्ध था जहाँ पे कि इतनी मात्रा में लोगों ने सरेंडर किया। और दूसरा, इस दिन की ये भी बहुत महत्व है कि ये युद्ध जो था 4 दिसंबर से लेके और 16 दिसंबर तक 12 दिन के अंदर भारतीय सेना ने पाकिस्तान की एक पूरी ईस्टर्न कमांड को, जिसमें 4 पूरी डिविजन्स थी, उनको इतनी बड़ी हार दी और इतना बड़ा उनके ऊपर इतनी बड़ी विजय प्राप्त की। ये हिस्ट्री के अंदर बहुत ही कम मौके ऐसे आते हैं कि इतनी शानदार और इतनी महत्वपूर्ण विजय किसी भी सेना ने हासिल की हो। इस विजय को हासिल करने के लिए आज शायद आप सोचते हैं कि ये कैसे हुआ होगा और इसमें कैसे हमने प्राप्त की होगी। इसके अंदर सबसे बड़ी बात यह है कि हमें बहुत ही ज़्यादा इसके लिए तैयारियां करनी पड़ी थी। हमारे रास्ते में बहुत सारी कठिनाइयाँ थी। असल में तो हिंदुस्तान और पाकिस्तान के जो रिश्ते थे, हमारे संबंध थे, वो 1947 से ही बिगड़े हुए थे।
1947 से ही उनमें और हमारे अंदर कोई ऐसी फ्रेंडशिप और कोई इस तरह की भावनाएं नहीं थी, दोस्ती की भावना नहीं थी कि हम आपस में मिलजुल के रह सकें और हम प्रगति कर सकें, एक दूसरे की मदद कर सकें। हमारी रिलेशनशिप उनके साथ पहले दिन से ही एडवर्शियल रिलेशनशिप रही है, पॉलिटिकली, मिलिटरीली, इकोनॉमिकली, सोशली, जिस भी फील्ड में आप बात करेंगे ये रिलेशनशिप बड़ी एडवर्शियल थी। और हमारे देश ने, भारत ने उनकी तरफ दोस्ती का हाथ बहुत बार बढ़ाने की कोशिश की और हर बार उन्होंने हमारे को धोखा दिया, हमारे से बेईमानी की, हमारे से धूर्त काम किए और उसके कारण से 47 में भी युद्ध हुआ, 65 में भी युद्ध हुआ और फिर 71 में तीसरी बार युद्ध हुआ। इस युद्ध की शुरुआत आप इस तरह से कह सकते हैं कि सबसे पहले तो नवंबर 1970 में ईस्ट पाकिस्तान में बहुत सारे फ्लड्स आए थे। उन फ्लड्स में ईस्ट पाकिस्तान में बहुत नुकसान हुआ था और बंगालियों के ऊपर बहुत ही मतलब उनका नुकसान हुआ था और वेस्ट पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट थी उन्होंने उनकी कोई ख़ास मदद नहीं की थी। तो ईस्ट पाकिस्तान के जो बंगाली हमारे भाई थे उनको शुरू से ही वेस्ट पाकिस्तान एक्सप्लॉइट करता जा रहा था और ईस्ट पाकिस्तान एक तरह से वेस्ट पाकिस्तान की कॉलोनी ही बन के रह गई थी। वहाँ ना तो कोई उन्नति हुई, ना कोई प्रोग्रेस हुई, ना कोई इंडस्ट्री लगी, ना कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा और लोग गरीबी में वैसे के वैसे ही झुके रहे जैसे कि वो 1947 से पहले थे। तो उनके दिल के अंदर ये रंजिश की भावना थी, उनके दिल के अंदर एक तरह से नफरत पैदा होती जा रही थी। फिर उनकी भाषा के ऊपर, उनकी जो सभ्यता के ऊपर, उनकी कल्चर के ऊपर बड़ा अटैक हो रहा था, उनके ऊपर उर्दू थोपी जा रही थी, उनके ऊपर और तरह के वेस्ट पाकिस्तान अपने विचार थोपते जा रहा था और उनको इससे बड़ी परेशानी हो रही थी और उनके दिल में एक तरह से नफरत और घृणा पैदा होती जा रही थी। ये जब फ्लड्स आए तो फ्लड में ईस्ट पाकिस्तान को वेस्ट पाकिस्तान ने बिल्कुल मदद नहीं की। उसके बाद में इलेक्शंस हुए, इलेक्शंस में मुजीब रहमान जी की पार्टी ने पूरा क्लीन स्वीप कर लिया ईस्ट पाकिस्तान को और क्योंकि ईस्ट पाकिस्तान के अंदर पार्लियामेंट्री जो कॉन्स्टिट्यूंसीज थी वो ज़्यादा थी वेस्ट पाकिस्तान से, तो उनको एक क्लियर मेजॉरिटी गवर्नमेंट बनाने के लिए मिल गई थी। अब मुजीब जी को गवर्नमेंट बनाने के लिए भुट्टो बीच में अड़ गए और उन्होंने याया खान को भी मना लिया। बाकी वेस्ट पाकिस्तानियों ने ये सोचा कि हम ईस्ट पाकिस्तानियों को तो राज्य करने नहीं देंगे और ईस्ट पाकिस्तानियों की हैसियत ही क्या है कि वो हम पे राज्य करें। तो ये दूसरी वार्ता हुई। उसके बाद में जनवरी के महीने में पाकिस्तान ने एक हमारा हवाई जहाज जो श्रीनगर से और दिल्ली आ रहा था उसको हाईजैक करवाया। लाहौर के अंदर उसके खुले सब पूरी पब्लिक के सामने उसका डिस्ट्रक्शन किया गया, उसको जलाया गया, लोगों ने तमाशा बनाया और हमारे हिंदुस्तान के लिए एक बहुत बड़ी एक तरह से ह्यूमिलिएशन था, एक तरह से हमारी बहुत बड़ी बेइज्जती थी ये। उसके बाद में फिर ये 25-26 मार्च में जबकि ईस्ट पाकिस्तानियों के साथ में ये धोखाधड़ी कर रहे थे, उनको गवर्नमेंट नहीं बनाने दे रहे थे, तो ईस्ट पाकिस्तान के अंदर एक तरह से ये रिवोल्ट की भावना आ गई थी और उस रिवोल्ट को सप्रेस करने के लिए फिर 25-26 मार्च 71 को पाकिस्तान आर्मी ने उनके ऊपर क्रैकडाउन किया, उसको ऑपरेशन सर्च लाइट कहते हैं। उस समय पाकिस्तान ने जो वहाँ पे एक डिवीज़न थी उसको 4 डिवीज़न से रीइंफोर्स कर दिया और पाकिस्तान ईस्ट पाकिस्तान के अंदर 4 डिवीज़न वहाँ पर वो ले आए। टीका खान जो उस टाइम उसको उनका जो कहा जाता था बूचर ऑफ बलूचिस्तान, उनको उसका इंचार्ज दिया था और ये मार्च के महीने के अंदर उन्होंने ढाका यूनिवर्सिटी और ढाका के अंदर और दूसरी जगह के ऊपर बहुत ही अत्याचार किया। यहाँ तक कि
हॉस्टल में जितने यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स थे, प्रोफेसर्स थे, एकेडमिक्स थे, इंटेलेक्चुअल्स थे, उनको सबको उन्होंने मर्डर किया और उनको सबको मार मार दिया। जब ये रिवोल्ट ओपन रिवोल्ट हो गया तो उस रिवोल्ट के अंदर ईस्ट पाकिस्तान के सभी जितने भी सिविलियंस और डिफेंस फोर्सेस के पर्सनल थे वो भी उसमें शामिल हो गए। ईस्ट पाकिस्तान राइफल्स, ईस्ट बंगाल रेजिमेंट, उनके सारे जितने भी ये रेगुलर आर्मी के थे जो वहाँ पर थे, उन्होंने भी रिवोल्ट कर दिया, म्यूटनी हो गई और उन्होंने अपने सिविलियन भाइयों के साथ वो मिल गए। तो इस तरह से जब ईस्ट पाकिस्तान ने रिवोल्ट कर दिया तो ईस्ट पाकिस्तान में जो ये 4 डिवीज़न आई थी, उन्होंने बहुत ही वहाँ पर निर्दयता से रिमोर्सलेसली इतना उनको मतलब डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की, अपने टैंक से, अपने गन से, अपने एयरक्राफ्ट से, और पूरे इस जो अपराइजिंग थी, ये विद्रोह जो हुआ था उसको क्रश करने की कोशिश की। और कुछ हद तक वो इसमें कामयाब भी हो गए थे, सफल हो गए थे। 1 महीने के बाद में फिर न्याजी जी को लाया गया वहाँ पर, और न्याजी जी तो जो जनरल न्याजी थे उन्होंने तो टिक्का खान से भी ज़्यादा बर्बरता दिखाई और बहुत ही वहाँ पर इस तरह से अट्रॉसिटी और इस तरह से सिविलियन को मारा गया कि उसको वर्णन करना ही मुश्किल हो जाता है। हम वहाँ पर ईस्ट पाकिस्तान में वहाँ जब पहुँचे तो लोगों ने अपनी जो कहानियाँ बताई उससे हमारे को ऐसा लगता था कि इस तरह की बर्बरता तो एक मुसलमान दूसरे मुसलमान पर किस तरह से कर सकता है, जो आपस में भाई भाई कर सकते थे, वो किस तरह से कर रहे थे। उन्होंने कोई भी ऐसी अपने ईस्ट पाकिस्तान की जितनी भी महिलाएं थी उनके ऊपर बहुत ही दुराचार किया। अपने कैंपों के अंदर उनको रखते थे स्लेव्स की तरह से, और स्लेव वुमेन की तरह से उनको रखते थे। और उनके घरों को भी उन्होंने डिस्ट्रॉय किया। बच्चों के ऊपर बैनेट करते थे, गाँव को पूरे घेर लेते थे और उसके ऊपर बम्बार्डमेंट करते थे। और जब गाँव के लोग भागते थे तो गाँव के भागते हुए लोगों को ऊपर मशीन गन से गोली मार के और उनको सबको मार देते थे और सारे गाँव को जला देते थे। तो इस तरह का व्यवहार उन्होंने किया तो इस पाकिस्तान के अंदर हालात इतने ख़राब हो गए कि कोई 10 लाख रिफ्यूजी अपने हिंदुस्तान के अंदर आ गए। और ये जो 10 लाख रिफ्यूजी हिंदुस्तान में आ गए, ये एक हमारे लिए बहुत बड़ी समस्या हो गई थी। हमारे लिए एक फाइनेंशियल बर्डन भी हो गया था और एक बहुत बड़ी सिक्योरिटी प्रॉब्लम भी हो गई थी कि इतने लोग अगर हिंदुस्तान में आ जाते हैं और जो दूसरे देश के हैं, वो हमारी आर्थिक अवस्था तो ठीक ही है, उसके ऊपर तो दबाव पड़ेगा ही पड़ेगा, लेकिन ये लोग एक तरह से सिक्योरिटी प्रॉब्लम भी बन सकते थे। तो इन इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमारी गवर्नमेंट ने फिर ये, और फिर जितने ईस्ट पाकिस्तान के लीडर्स थे जो अंडरग्राउंड चले गए थे या जिनको उन्होंने हिंदुस्तान को कांटेक्ट किया कि आप हमारी मदद करिए, और आपके सिवाय और हमारी मदद करने के लिए कोई भी नहीं है, क्योंकि बाकी जितना भी वेस्ट था, यूएस, अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, जितने भी वेस्टर्न कंट्रीज़ थे और जितने भी मुस्लिम कंट्रीज़ थे, वो सब इसको पाकिस्तान की इंटरनल प्रॉब्लम कह रहे थे। और बांग्लादेश भाइयों के जो थे उनके कोई सुनाई नहीं थी, उनको कोई सुन ही नहीं रहा था। तो हिंदुस्तान के पास जब उन्होंने ये सहायता मांगी तो हमारी गवर्नमेंट ने ये फैसला किया कि हमें इसका इसका इनकी मदद करनी चाहिए, नहीं तो ये हमारे ही एक बड़ी बड़ी समस्या हो जाएगी। तो उस समय एक निर्णय लिया गया कि हमें एकदम ईस्ट पाकिस्तान के ऊपर को लिबरेट करना है। तो उसके लिए फिर कुछ जैसे कि हमारे जगजीवन राम जी थे, भाई बी चवन जी थे, स्वर्ण सिंह जी थे, और कांग्रेस के बड़े नेता थे, वो इंदिरा गांधी जी के ऊपर दबाव डाल रहे थे कि आप एकदम इमीडिएटली एक्शन लीजिए। लेकिन उस समय फील्ड मार्शल मैनेक शॉ जो थे
वो हमारे देश के आर्मी चीफ थे। उनसे जब सलाह ली गई थी तो उन्होंने ये कहा कि देखिए, ये एक बहुत बड़ा ऑपरेशन होगा और इसके लिए हमें तैयारी के लिए कुछ समय चाहिए। अगर हम एकदम जाते हैं तो उसमें बहुत सारी कठिनाइयाँ हो सकती हैं और अभी हालात अच्छे नहीं हैं। उन्होंने अपने इसके लिए 4 या 5 कारण बताए थे। सबसे पहला कारण तो उन्होंने ये बताया था कि देखिए, अभी मई का महीना आ गया है, मानसून सीज़न शुरू हो गया है। मानसून सीज़न के अंदर वहाँ पे ईस्ट पाकिस्तान में मिलिट्री कैंपेन करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि सारी नदियों के अंदर बहुत सारे फ्लड्स आ रखे हैं, पूरा ग्राउंड के अंदर फ्लड्स हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस जो हमारी इंडियन फोर्सेस हैं, उनकी मोबिलिटी के ऊपर बहुत असर पड़ेगा। दूसरा, फिर उन्होंने ये बताया कि पाकिस्तान के अंदर अभी ईस्ट पाकिस्तान में 4 इन्फेंट्री डिविजन्स आ चुकी हैं। उनके साथ आर्मर है, उनके पास बहुत सारी टैंक्स हैं, तोपें हैं। तो अब 4 डिवीज़न का मुकाबला करने के लिए हमारे पास कम से 8 से 10 डिवीज़न होनी चाहिए। हमें 8 से 10 डिवीज़न को इकट्ठा करना है। उनको इकट्ठा करने के लिए फिर उनके लॉजिस्टिक बेसिस बनाने हैं, हमें फर्म बेस बनानी है, एडमिनिस्ट्रेटिव बेसिस बनाने हैं साथ में, क्योंकि ये युद्ध होगा और इस युद्ध के अंदर ईस्ट पाकिस्तान का के साथ जो युद्ध करेंगे, वहाँ की टेरेन, वहाँ की जो ज़मीनी हालत है वो अलग है और वहाँ पे एक अलग ही प्रकार का युद्ध होगा, तो हमें उसके लिए ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। तो उसके लिए भी हमें समय चाहिए। फिर उन्होंने ये भी कहा कि हमारी डिफेंस फोर्सेस के अंदर इक्विपमेंट की बहुत कमी है। हमें वो इक्विपमेंट बनाने के लिए हमें विदेशों से भी इक्विपमेंट लेना पड़ेगा और हमें अपनी ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज को भी बताना पड़ेगा कि आप जल्दी जल्दी जितने भी एम्युनिशन हैं उनको बनाइए और जितने भी हथियार हैं उनको बनाइए। तो हमें अपनी डेफिशिएंसीज भी पूरी करनी पड़ेंगी। उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि देखिए कि अभी जो हालात हैं, इंटरनेशनल जो सिचुएशन है, वो सब पाकिस्तान के फेवर में है। हमें अगर युद्ध करना है पाकिस्तान के साथ में, तो हमें एक इंटरनेशनल इन्वायरमेंट बनाना पड़ेगा कि ये युद्ध के हालात हैं और हिंदुस्तान को एक युद्ध करने का कारण है। फिर उन्होंने ये भी कहा कि हमें, क्योंकि ये युद्ध ऑल आउट वार होगा, तो हमें एयरफोर्स और नेवी के साथ भी कोऑर्डिनेशन करना पड़ेगा और उनको भी हमें तैयार करना पड़ेगा, उनके साथ भी प्लानिंग करनी पड़ेगी। तो ये सब कुछ देखते हुए उन्होंने इंदिरा गांधी जी को ये सलाह दी कि आप थोड़ा सा समय दीजिए और हम तैयार हो जाएंगे। और चाइना फैक्टर भी उन्होंने बताया कि देखिए, इस समय हमारे सारे स्नो पासिस जितने भी हैं खुले हैं और चाइना पाकिस्तान का बहुत बड़ा दोस्त है, क्योंकि उन्होंने हेनरी किसिंजर की यात्रा और अमेरिका और चाइना के जो रिश्ते थे उनको ठीक करने के लिए उसमें फैसिलिटेट किया था और चाइना उनको बहुत आभारी था उनके ऊपर। और चाइना ने उनको ये भी आश्वासन दिया था कि हम आपकी युद्ध में पूरी मदद करेंगे। तो अगर चाइना इस युद्ध में कूद पड़ता है तो हमारी जो नॉर्थ में जितने भी डिफेंस फोर्सेस हैं उनको हम नहीं निकाल सकते, हमें वहाँ भी युद्ध करना पड़ेगा। तो हम 2 फ्रंट वार नहीं करना चाहते, हम 1 फ्रंट वार ही करना चाहते हैं। तो उसके लिए भी हमें, अगर हम थोड़ा सा इसको डिले कर देते हैं तो फिर सर्दी आ जाएगी, बर्फ़ पड़ जाएगी, तो चीन की फ्रंट में से हम आराम से चीन को को हम रोक सकते हैं। तो ये सब करके इंदिरा गांधी जी ने फिर उनको ये अनुमति दे दी कि आप टाइमिंग्स जो हैं अपने हिसाब से बना लीजिए और जब आपको लगता है कि आप तैयार हैं तो उस समय युद्ध को आप करने के लिए तैयार हो जाइए। इतनी देर में मई से लेके और अक्टूबर तक बहुत सारी और घटनाएं हुई। सबसे पहले तो न्याजी जी, मुक्ति बाहिनी या मुक्ति फौज जो थी, मुक्ति योद्धा जो थे हमारे बांग्लादेश के जितने भी भाई थे, उनको उन्होंने तो उनका रेसिस्टेंस जो था वो तोड़ दिया था। वो कामयाब हो गए थे। 4 महीने में उन्होंने ईस्ट पाकिस्तान के ऊपर तकरीबन तकरीबन कंट्रोल कर लिया था। और ईस्टर्न कमांड जो हमारी थी उसको ये आदेश दिए गए थे कि आप मुक्ति बहनी की पूरी मदद करिए, इनको ऑर्गेनाइज करिए, इनकी ट्रेनिंग करिए। तो हमारे काफ़ी एफर्ट उसके ऊपर भी लग गया था
और बांग्लादेश से जितने भी हमारे भाई हिंदुस्तान में आए थे उनको फिर ट्रेनिंग दी गई, उनको मुक्ति बहने के लिए उनको तैयार किया गया कि वो भी युद्ध में हिस्से लेने के लिए तैयार हो जाए। और जब अक्टूबर तक ये सब संभव हो सका था, तो अक्टूबर में जब ये बिल्कुल तय हो गया कि कोई भी हिंदुस्तान और बांग्लादेश या ईस्ट पाकिस्तान के बंगालियों की नहीं सुनने वाला है और युद्ध के अलावा और कोई चारा है ही नहीं, उस समय फिर ये निर्णय लिया गया कि आपको युद्ध करना ही पड़ेगा। तो इंडियन आर्मी ने फिर प्रिलिमिनरी ऑपरेशंस चलाए उस समय। तो प्रिलिमिनरी और 5 प्रिलिमिनरी ऑपरेशंस हुए। उनका मकसद ये था कि हम अपने युद्ध की तैयारी देखना चाहते थे। हम ये भी देखना चाहते थे कि पाकिस्तान की फ़ौज के अंदर कितनी उनकी तैयारियां हो चुकी हैं, कितना उनके अंदर दम है, कितना वो हमें रेसिस्ट करेंगे। और तो इस तरह से 5 जगह पे ऑपरेशंस लॉन्च हुए। सबसे पहले तो ऑपरेशन अखाड़ा में हुआ जो ईस्टर्न साइड में था। उसके बाद में ब्योरा की बैटल हुई जो जिसमें कि पाकिस्तानी 3 मिग हमने मार गिराए थे और उनके 10-12 टैंकों को भी हमने बर्बाद किया था। उसके बाद में बैटल ऑफ हिल्ली हुई, फिर बैटल ऑफ बिलोनिया हुआ और बैटल ऑफ ढलाई। ये 5 इनको हम कहते हैं प्रिलिमिनरी ऑपरेशंस। ये 5 प्रिलिमिनरी ऑपरेशंस अक्टूबर से लेके और दिसंबर तक 30 नवंबर तक हुए और उससे हमें काफ़ी सीखने को मिला। हमें ये भी पता लग गया कि पाकिस्तान की कितना हमें रेसिस्टेंस मिलेगा, पाकिस्तान ने कितनी तैयारी कर रखी है। युद्ध होने से पहले पाकिस्तान के जो प्लान थे वो तकरीबन इस प्रकार थे कि न्याजी जी ने सोचा कि हिंदुस्तान आर्मी को मैं फ्रंट में ही रोक लूँगा, बॉर्डर पे ही रोक लूँगा। तो उन्होंने अपनी डिफेंसेस जो थी वो फ्रंट लाइन के अंदर लगाई। वहाँ पे उन्होंने स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स बनाए और स्ट्रॉन्ग डिफेंसेस उन्होंने बॉर्डर के ऊपर ली। उन्होंने सोचा कि हिंदुस्तान आर्मी जो है वो मैं उनको बॉर्डर पे ही रोक लूँगा और उनको अंदर आने नहीं दूँगा। फिर उसको याह्या खान जी ने ये भी आश्वासन दिया था कि आप अगर हिंदुस्तान आर्मी को बॉर्डर पे ही रोक लेते हो और अगर वो थोड़ा सा बॉर्डर से अंदर आ भी जाती हैं तो अमेरिका और चाइना दोनों हमें सहायता देने के लिए तैयार हैं और आप पूरी अपनी कोशिश करिए कि हिंदुस्तान आर्मी को बॉर्डर के ऊपर ही रोक लें। तो जब लड़ाई 4 दिसंबर को शुरू हुई तो उस समय आ, हमने सबने यही महसूस किया कि इनकी बॉर्डर की डिफेंसेस बहुत स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पर युद्ध करने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर अगर हम बॉर्डर के ऊपर इनके स्ट्रॉन्ग डिफेंसेस के ऊपर कन्वेंशनल तरीके से लड़ाई लड़ेंगे तो हमारी बहुत ही ज़्यादा नुकसान होगा। तो नए तरीके अपनाए गए। हमने उनकी डिफेंसेस के अंदर जो गैप्स थे या होल्स थे उनको पंच किया एक तरह से, और उनकी डिफेंसेस के अंदर जो गैप्स हमने बनाए, हम उन गैप्स के अंदर से एक तरह से जिसको बोलते हैं द फ्लोइंग टॉरेंट, उन गैप्स के अंदर से हमने अपने जितने भी कॉलम्स थे उनको अंदर इन्फिल्ट्रेट किया और पाकिस्तान आर्मी के पीछे चले गए और फिर उनको उनके फ्लैंक से और पीछे से अटैक किया। ये जो रणनीति थी ये हमने अपने सारे सेक्टर्स में यही रणनीति अपनाई, चाहे वो नॉर्थ वेस्ट सेक्टर जो कि हमारा सिलीगुड़ी साइड का सेक्टर था, या साउथ वेस्ट सेक्टर जो कि कलकत्ता के साइड में था, जहाँ पे जेसौर, खुलना वगैरह बड़े शहर थे वहाँ पर, या नॉर्दर्न सेक्टर जहाँ की तंगेल, मेमनसिंह था, और नॉर्थ ईस्ट जहाँ पे सिलेट बड़ा शहर था, और ईस्ट साउथ ईस्ट जहाँ पे चिटगांव और ये बड़े बड़े शहर ऑब्जेक्टिव्स थे। ये पांचों सेक्टर के अंदर यही नीति अपनाई गई थी।
और उससे पहले हमारी एयरफोर्स ने एयर सुपीरियॉरिटी को भी हासिल कर लिया था। एयर सुपीरियॉरिटी का मतलब ये है कि हमारी एयरफोर्स ने ईस्ट पाकिस्तान की जितनी भी एयरफोर्स थी उनके पास कोई 25 से 30 मिग एयरक्राफ्ट थे, उनको बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर दिया, उनके एयरफील्ड्स को डिस्ट्रॉय कर दिया। और एयर सुपीरियॉरिटी हमने टोटल एयर सुपीरियॉरिटी वाज गेन्ड। तो उससे फिर हमारे जो ग्राउंड ऑपरेशन थे उनको बहुत सहायता मिली। साथ साथ में हमारी जो नेवी थी, हमारा एयरक्राफ्ट कैरियर विक्रांत बे ऑफ बंगाल में आ गया था, और बे ऑफ बंगाल से उन्होंने पूरे चिटगांव जो उनका मेजर पोर्ट था, और खुलना वगैरह जितने भी पोर्ट थे उनको सी का एक तरह से सी ब्लॉकेड कर दिया कि ना तो वो समुद्र से वहाँ पे कोई आ सकता था और ना कोई जा सकता था। तो विक्रांत की वजह से हमने उनका सी फ्रंट ब्लॉक कर दिया। एयरफोर्स ने उनके पूरे एयरफोर्स की एयर सुपीरियॉरिटी गेन कर ली, और आर्मी ने जितने भी ये उनके फ्रंट के अंदर होल्स पंच किए, उनके अंदर से एकदम वो फ्लो किया और अंदर जाके उनके रियर और फ्लैंक से उनके ऊपर अटैक किया। तो क्योंकि पाकिस्तान आर्मी की फिक्स्ड डिफेंसेस थी, उनकी कमांड और कंट्रोल एकदम पैरालाइज हो गई। उनके यहाँ बिल्कुल एकदम पैरालिसिस ऑफ थॉट हो गया कि उनको ये समझ ही नहीं आ रहा था कि हम हमारे ऊपर क्या हो रहा है और कैसे हो रहा है। और 7 दिसंबर तक 3 या 4 दिन के अंदर ही उनकी कमांड की वीकनेस पूरी हमें पता लग गई थी, और उनकी डिफेंसेस जो थी वो क्रम्पल करने लगी, एकदम गिरने लग गई, ढहने लग गई। और जो उनके अंदर जो शू का जोश था वो सब खत्म होने लग गया। और 10-12 दिसंबर तक तो पाकिस्तान आर्मी के सारे फ्रंट जो थे इंडियन आर्मी ने तकरीबन 30-40 किलोमीटर अंदर घुस गए थे, और ऑलमोस्ट उनकी आर्मी जो थी तकरीबन तकरीबन एकदम उनका मोराल बहुत डाउन हो गया था। और न्याजी जी तो बिल्कुल ही एकदम क्योंकि वेस्ट पाकिस्तान में वेस्टर्न फ्रंट के ऊपर भी उनके कोई खास उनसे विजय प्राप्त नहीं हुई। हमने सक्करगढ़ और दूसरे वेस्टर्न फ्रंट के ऊपर भी अच्छा हमारा काम हो रहा था, उसकी वजह से वो वेस्ट पाकिस्तान से ईस्ट पाकिस्तान को मदद भी नहीं कर सके। अमेरिका ने जो अपना फ्लीट भेजा, 7th फ्लीट बे ऑफ बंगाल की तरफ भेजा था, उसके कारण से हमें और भी ये लगा कि ऑपरेशन जितना जल्दी हम ख़त्म करें उतना अच्छा होगा, क्योंकि अगर हमें और समय इनको दे दिया तो हो सकता है कि अमेरिकन फ्लीट जो है 7th फ्लीट वो बे ऑफ बंगाल में पहुंच जाए और उनको एक बहाना मिल जाए पाकिस्तान को मदद करने का। तो इसलिए भी हमें ऑपरेशन को बहुत ही ज़्यादा मोमेंटम देना पड़ा, और वो मोमेंटम के कारण से 12 या 13 दिसंबर तक तकरीबन इंडियन आर्मी ने 75% ऑब्जेक्टिव्स अपने हासिल कर लिए थे। और 14 दिसंबर को जब गवर्नर हाउस के अंदर कॉन्फ्रेंस हो रही थी तो एयरफोर्स हमें उनकी इंटेलिजेंस पता लग गई थी, और उसकी वजह से ढाका के जो गवर्नर हाउस था उसके ऊपर एयरफोर्स ने अटैक किया। और वो अटैक से ये साबित हो गया कि पाकिस्तान ईस्ट पाकिस्तान में कि अब तो हमारे पास कोई चारा नहीं है, ना चीन हमारी मदद कर सकता है, ना अमेरिका हमारी मदद के लिए टाइम पे पहुंच सकता है। वेस्टर्न फ्रंट के ऊपर कोई खास उनकी विजय नहीं हो रही थी। तो उस समय वो सारे निराश हो गए, और 16 तारीख तक तकरीबन तकरीबन इंडियन आर्मी ने अपने सारे ऑब्जेक्टिव्स हासिल कर लिए थे। तो फिर हमने अनकंडीशनल सीज फायर की उनको प्रपोज़ल दिया, और उनके पास कोई चारा नहीं था, और उनको मानना पड़ा। और इट वाज ए ग्रेट विक्ट्री ऑन 16th ऑफ दिसंबर अराउंड 3 o'clock इन द आफ्टरनून। आज के दिन 3 बजे दोपहर में ढाका के ग्राउंड पर न्याजी जी ने लेफ्टिनेंट जनरल अरोड़ा को, जे एस अरोड़ा को
अनकंडीशनल सरेंडर कर दिया। तो संक्षेप में ये 1971 की का विवरण है। अगर आपके और कोई सवाल हैं जी। तो मैं उनका जवाब देने के लिए तैयार हूँ। जी, आई कैन सेंस द प्राइड यू हैव व्हाइल डिस्क्राइबिंग दैट सर। बहुत ये आपने डिटेल में बताया। मेरा आगे का इसमें प्रश्न ये होगा कि क्या हमने उसका जो स्ट्रेटेजिक, आई मीन, यस, फ्रॉम फ्रॉम मिलिटरीली इट वाज अ ग्रेट ग्रेट विन, लेकिन उसमें जो हमने एफर्ट्स लगाए थे, क्या हमें ये सिक्योर नहीं करना चाहिए था कि कोई भी जी अगर हाँ, कुछ भी हो तो मैं वो बताना चाहता हूँ कि देखिए, ये एक बहुत बड़ी विजय थी। जी और जब कोई भी देश इतनी विजय हासिल करता है तो उसके लिए उसकी अपनी स्ट्रेटेजिक थिंकिंग जो होती है, या उसके जो स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, उनको हासिल करना बहुत ही ज़रूरी होता है। बहुत खेद की बात है, बहुत दुख की बात है कि हमारी जो पॉलिटिकल लीडरशिप थी उस समय, उसके दिमाग में, उनके विचार में ये नहीं आया। और 3 बड़े जो थे, जो हमें करने चाहिए थे, वो उस समय की गवर्नमेंट ने उनके ऊपर, और उनके लिए, उसके कारण आज भी हमें we are paying for their mistakes, their strategic mistake. The first thing they could have done after achieving this great victory was that both with East Pakistan, who were grateful to Bangladesh, who were grateful to us for liberating their country and giving them independence from tyranny, we could have negotiated with East Pakistan, and they would have been quite amenable at that time to give us, to sort out the border problems, क्योंकि हमारी बॉर्डर प्रॉब्लम्स जो थी उस टाइम पे वो नहीं हुई थी। वी कुड हैव सॉर्टेड आउट आवर वाटर प्रॉब्लम, वाटर शेयरिंग प्रॉब्लम्स विद देम। वी कुड हैव सॉर्टेड आउट द ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर सिक्योरिटी प्रॉब्लम। वो ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर जो हमारा सिलीगुड़ी कॉरिडोर है और हमारा किशनगंज कॉरिडोर है, वो अभी भी वर्नेबल है, वो अभी भी उसी हालत में है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज that we could have easily asked them to give us access to the sea for northeast. A small corridor could have been created between from Mizoram। 40 किलोमीटर का ही सिर्फ एक कॉरिडोर की जरूरत लेने की जरूरत, नेगोशिएट करने की जरूरत थी, और वो लेन देन हो सकता था। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हमें चित्तगोंग उनकी जमीन ट्रेड। के ऊपर जी कब्जा करना था, या हमें उनकी जमीन के ऊपर ऑक्यूपाई करके कॉरिडोर बनाना था। वो हम एडजस्ट कर सकते थे, हम उनको जमीन कहीं और दे देते और हम उनसे कॉरिडोर बना सकते थे। तो आज हमारे पास एक अपनी पोर्ट होती जो कि पूरे नॉर्थ ईस्ट को सर्व कर सकती थी। वो मिजोरम की तरफ से या त्रिपुरा की तरफ से हमारे पास एक पोर्ट होती, तो हमारी सारी ईस्ट की समस्याएं हल हो जाती। और जो हमारे 93,000 प्रिजनर्स थे, वो पाकिस्तान के साथ एक बहुत बड़ा बार्गेनिंग पॉइंट था हमारे पास। हमने 93,000 प्रिजनर्स उनको वापस कर दिए, और उसके मुकाबले में हमने उनसे कुछ भी नहीं लिया वेस्ट पाकिस्तान से। कम से कम हम उनसे ये तो कह सकते थे कि अब आप टेबल पे बैठिए एंड लेट अस सॉल्व द कश्मीर प्रॉब्लम। तो हमने जो बार्गेनिंग जो हमारे पास थी, दोनों बांग्लादेश के साथ करने की और पाकिस्तान के साथ करने की, वो दोनों बार्गेनिंग हमने फोरसाइट दिखाई नहीं, हमने स्ट्रेटेजिक फोरसाइट नहीं दिखाई। हमारे अपने नेशनल इंटरेस्ट को बिल्कुल ही मद्देनजर में नहीं रखा कि भारत का नेशनल सिक्योरिटी, नेशनल इंटरेस्ट क्या है फ्यूचर में। तो ये बड़े दुख की बात है कि हमने इस चीज़ के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया, और जो हमने सेक्रीफाइसेस, जो हमने इसके ऊपर इतना
मेहनत करी, इतना हमने ये किया, उसका कुछ फल नहीं निकला। और मुझे ये भी समझ नहीं आता है कि हिंदुस्तान ने जितने भी इनके वॉर क्रिमिनल्स थे, जिन्होंने रेप किया था, मर्डर किया था, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जर्मनी के वॉर क्रिमिनल्स को न्यूरमबर्ग ट्रायल में कन्विक्ट किया गया था, जापानीज को क्राइम करने के लिए सेकेंड वर्ल्ड वॉर में कन्विक्ट किया गया था। इराक की लड़ाई में भी सद्दाम को फांसी पे चढ़ा दिया गया था। तो ये ईस्ट पाकिस्तान में जितने भी पाकिस्तानी सोल्जर्स या जितने भी ऑफिसर्स, न्याजी वगैरह ने, इन्होंने इतनी जो बर्बरता दिखाई, इनके ऊपर क्यों नहीं इनको इनके ऊपर मिलिट्री ट्राइब्यूनल या इनको क्यों नहीं क्रिमिनल घोषित किया गया, और इनको क्यों नहीं वॉर क्राइम्स के लिए ट्राई किया गया? ऐसी क्या वो थी कि इनको क्यों छोड़ दिया गया? ऐसे जो लोगों ने जितनी इतनी अट्रॉसिटीज की हैं, ह्यूमन राइट्स कहाँ चली गई उस समय? यू हैव टू सेट द एग्जांपल फॉर द फ्यूचर, राइट सर? आई मीन वही है कि एक फ्यूचर जनरेशन के लिए भी एक एग्जाम्पल छोड़ना होता है कि दोबारा दुश्मन वो गलती ना करे। लेकिन एक किस्म से पाकिस्तान के लिए हमने इस तरह से छोड़ दिया कि वो 20 साल बाद शायद फिर इस काबिल था कि वो कारगिल जैसा कुछ कर सके, या उससे पहले जो पंजाब में टेररिज्म हुआ है पंजाब में, और JNK में आज भी कर रहे हैं। बिल्कुल। तो ये जो चीजें हैं, हमने उसके लिए सारा रास्ता खोल दिया। आई मीन एक इतनी बड़ी विजय के बाद आपने सारा का सारा इनिशिएटिव ऐसे दे दिया है जैसे कुछ भी नहीं था। और आई थिंक दे वर हैप्पी टू लूज आउट बांग्लादेश इन दैट सेंस। और आई मीन बांग्लादेश दे कैन एनीवेज कभी भी जाके अब 2014 के बाद आई थिंक हमारा थोड़ा सा वो जो बॉर्डर वाला इशू है वो बांग्लादेश के साथ रिजॉल्व हुआ है। जो सेटलमेंट्स थी, आइलैंड सेटलमेंट्स वहाँ पे, इंटरनल क्लस्टर्स। बांग्लादेश के साथ हमारे आज बड़े अच्छे संबंध हैं। हमारे अच्छे पूरे नेबरहुड में सबसे अच्छे संबंध आज हमारे बांग्लादेश के साथ ही हैं। और बांग्लादेश की जो प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना जी, ये उनकी मैच्योरिटी और ये उनकी दूरदर्शिता है जिससे कि हमारे रिलेशंस अच्छे हैं। लेकिन उससे पहले शेख खलीदा थी, और ज़ियाउर रहमान थे, और ये दूसरे प्रेसिडेंट्स थे। इन्होंने तो हमारे साथ रिलेशनशिप ज़्यादा बिगाड़ी थी। और अब हमारी रिलेशनशिप अच्छी है, और मुझे उम्मीद है कि वो अच्छी बनी रहेगी। जी। Both countries can share the prosperity, both countries can share this good relationship can benefit both countries economically. जी। तो सर आगे मैं इस इंटरेक्शन को थोड़ा आज के संदर्भ में लेके जाऊंगा, जो कि हमने देखा कि चीन की तरफ से भी एक फ्रंट खोलने का तो नहीं, लेकिन ये वो कुछ इस तरह से जैसे अभी हमने तवांग में देखा, और उससे पहले भी उसके बाद स्टेटमेंट्स आई हैं कि ऐसी चीजें होती रहती हैं। उससे पहले गलवान में हुआ, लेकिन शायद ये पहले उस समय नहीं होता था। और दूसरी तरफ हम भारत की तरफ से ये सुन रहे हैं, पीछे गृह मंत्री जी का भी आया था, आर्मी चीफ जी का भी आया था कि वी आर पुशिंग फॉर पीओके। आई मीन इस तरह की सिग्नलिंग आनी शुरू हो रही है। तो इसको हम किस संदर्भ में देखते हैं, ये पूरे जियो स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स को? देखिए, ये जितनी भी समस्याएं हैं, ये समस्याएं अब बहुत पुरानी हो गई हैं। पीओके की समस्या भी वो हमारी स्ट्रेटेजिक थिंकिंग जो थी उस समय 1947 में, हमारी कोई स्ट्रेटेजिक थिंकिंग नहीं थी। And everybody knew the importance of strategic importance of POK, and that is why the Britishers and the Pakistanis knew it, and we failed to acknowledge it, and we willingly allowed the J&K to be bifurcated. We knew the strategic importance of Tibet, and yet we closed our eyes and we allowed China to occupy it.
So these two problems have become very chronic and very old. To redeem and to rectify them, it's not very easy in today's context. But at the same time, we cannot forget them. And POK belongs to us. And one day we should get it. One day we should get it back. Our aim should be to plan for that. Even if it takes 100 years, we should keep planning for it. And we can achieve it, of course. There are many ways of doing it, but this is not the forum to discuss it. Right, sir. Similarly, our relations with China, or what China is doing in Galwan, or what they are doing in Taiwan, that also can be stopped. It can be only stopped if we are strong. And that message has to go to China. If we are strong enough, the day China realizes we are strong enough to retaliate, this nibbling and this pin pricking will stop. अभी आपने ताइवान में देखा है, चाइना ने बहुत आपने कोशिश की, लेकिन अमेरिका ने अपने युद्ध, अपने एयरक्राफ्ट कैरियर, और उन्होंने उनको वार्निंग दे दी कि आप आगे बढ़ने की कोशिश मत करिए, और चाइना वहाँ शांत हो गया। तो उसी तरह से अगर हम मिलिटरली और इकोनॉमिकली अगर स्ट्रांग हो जाते हैं, और चाइना को ये मैसेज मिल जाता है कि वो हिंदुस्तान के साथ छेड़खानी नहीं कर सकता, वो नहीं करेगा। तो ये सर, चाइना छेड़खानी का वाली बातें हैं, ये तो आपको भी पता है कि गली के सर, अंदर जब गुंडे होते हैं, वो जो कमजोर आदमी होता है उसी को धक्का मारते हैं। तो ये जी सर, इट्स अबाउट कॉलिंग द ब्लफ, जिसको कहते हैं कि जी हाँ, अपनी आप तरफ ना से। कॉल कर सकते हैं, वी आर केपेबल ऑफ डूइंग इट। इट इज नॉट दैट Yes, इंडियन yes, आर्मी इज अ पुश ओवर। Indian absolutely, army cannot be defeated. Indian army is not what people used to think, that Indian army can give a befitting reply. absolutely, हमारी sir. सबसे बड़ी समस्या हमारी देश की ये है कि हमारी पॉलिटिकल विल जो है बहुत कमजोर है। वी डोंट हैव पॉलिटिकल विल। पॉलिटिकल विल एंड विजन, जो हमारा जो विजन होना चाहिए, बिकॉज वी कैन नॉट लिव इन आइसोलेशन। एक जो हमारा ट्रेडिशनली हजारों सालों से जिस तरह से रहा है जियो पॉलिटिकल, आई मीन ये एक पूरा, इसको अगर भारतीय उपमहाद्वीप कहा गया है तो वो इसलिए कहा गया कि सारा ये एरिया जो है एक दूसरे पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है, कल्चरली, सोशली, और अपने जी। तो इसीलिए आई थिंक इम्पोर्टेंट भी है कि इसको एक साथ रखें और एक लंबी विजन के साथ इस पे काम करें, और हमें आशा है कि आगे जाके ऐसा ही होगा। और जी, तो थैंक यू सो मच सर। आई थिंक हम इसके साथ कंक्लूड करते हैं। आपका बहुत बहुत आभार हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारा सौभाग्य है आप आज के दिन हमारे साथ जुड़े हैं। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी को, सभी मिलिट्री या डिफेंस के फोर्सेस को बधाई विजय दिवस की। जय हिंद। जय हिंद। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं एक बार फिर अपने सारे देशवासियों को ये बताना चाहूँगा कि जो नेशनल सिक्योरिटी है वो सिर्फ डिफेंस पर्सनल की ही जिम्मेवारी नहीं होती है। पूरे देश को एक इकट्ठा होना है, पूरे देश की जिम्मेवारी होती है। हर नागरिक को अपने देश की रक्षा करने के लिए तैयार रहना चाहिए, और वो किसी भी कैपेसिटी में है उस कैपेसिटी में अपने देश की रक्षा करे, चाहे वो साइबर में है, चाहे वो इकोनॉमिक्स में है, चाहे वो बैंकिंग में है, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग में है। और अगर देश का अनुशासन अच्छा होगा तो देश की आर्थिक स्थिति की भी अच्छी होगी, और देश की सेना भी मजबूत बनेगी। इन शब्दों के साथ आपको एक बार फिर धन्यवाद और मेरी शुभकामनाएं। जय हिंद। जय हिंद सर। और इसी के साथ हमारे दर्शकों के लिए मैं एक छोटी सी अपील करना चाहूँगा। हमारे साथ जुड़िए
हमारे ट्विटर स्पेसेस पर हर रात 9:30 बजे लाइव इंटरैक्शन के लिए देश के विभिन्न मुद्दों पर, और साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल टीम न्यूज़ आवर को सब्सक्राइब भी करिए, लाइक करिए और शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि अधिक से अधिक कंटेंट और भी ज़्यादा आपके लिए लेके आएँ और ऐसे ही आपके साथ जुड़ते रहें। धन्यवाद। जय हिंद।